हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज पॉलिटी का लेक्चर देखेंगे बेस्ड ऑन एम लक्ष्मीकांत। ए टू जेड कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा प्रथम लेक्चर होगा इसके रिगार्डिंग। और दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने आप को आजमाने के लिए तैयार रहिए। कई बार बहुत दिनों तक या डलनेस के कारण हम नए चीज़ें नहीं कर पाते और हमारा माइंड जो है उसी चीज़ों में फंस के रह जाता है और नए चीज़ों को आजमाने से या हम नया करने से बच जाते हैं। तो आप जीवन में अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे एक दिन। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो पहला भाग इसमें होगा पॉलिटी का संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके अंतर्गत संविधान का निर्माण, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना। तो सबसे पहले इसमें जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कुछ भी तथ्य नहीं छोड़ेंगे, आप जस्ट बने रहिएगा और चैनल को एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें आपको सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस और इससे के रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन है सभी कराए जाते हैं। चूँकि दोस्तों देखिए, आप सपोर्ट कीजिए और मैं ट्राई करूँगा कि बेटर से बेटर तरीके से आपके सामने मैं पेश करूँ। चलिए देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, ने सन 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राज क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त तक अनवरत रूप से चला। यहाँ देखिए, वन लाइनिंग क्वेश्चन सभी जगह बन सकते हैं, जैसे कि कौन से विद्रोह के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया। तो सिपाही विद्रोह के कारण यहाँ से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम.एन. राय भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रेरणा के दिए हुए सुझावों को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। देखिए दोस्तों, मैं अपने तरफ से ज़्यादा इसको एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें समझा दिया गया है, जस्ट आपको समझने की ज़रूरत है। और इसमें अगर कोई फैक्ट छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए खामी होगा, इसीलिए वन बाय वन कंप्लीट देखते हैं। यद्यपि संविधान की राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विभिन्न रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रम अनुसार ब्यौरा है। पहले देखते हैं कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत सारे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कैसे उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, या इसके तहत कौन कौन सी क्रमवार, जैसे कि उसमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकते हैं। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। बी, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। सी, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसे ऑप्शंस में आ सकते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल पद दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के द्वारा गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। थर्ड, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में
1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 5वीं विशेषताएं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो यह थी विशेषताएं। उसके बाद एक्ट बनते गए और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हम जानते हैं कि 1784 में कब पीट से इंडिया एक्ट आया। अब देखते हैं पीट से इंडिया एक्ट क्यों बनाया गया था। चूँकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, उसको सुधारने के लिए उन्होंने 1781 में ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पीट से इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। देखिए दोस्तों, इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप हेडफोन लगाकर या वॉइस को आप ओपन करके जिस तरह से हम म्यूजिक सुनते हैं ऐसे आप सुन सकते हैं, मॉर्निंग वॉक में भी या कहीं पर भी। इससे ये एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। चूँकि फैक्ट एक भी नहीं छोड़ा जाएगा चाहे कितना भी दिन लगे। और साथ ही साथ मैं भी सेम यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, तो यह भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं। पीट से इंडिया एक्ट की क्या क्या विशेषताएं थी। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक किया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक निकाय का गठन किया। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था शुभारंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि यह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता था कि भारत में पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र भारत के क्षेत्र को कब कहा गया, तो किस अधिनियम के द्वारा कहा गया, तो पीट से इंडिया एक्ट के अधिनियम के द्वारा कहा गया। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। वैसे तो सभी जगह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यह थी इसकी विशेषताएं। और उसके बाद देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम देखते हैं कि इसके क्या विशेषताएं थी। ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्न अनुसार थी। पहली विशेषताएं। अब क्वेश्चन यहाँ भी फ्रेम हो सकते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं थी चार्टर अधिनियम 1833 का, तो क्या क्या हो सकता है देखते हैं। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहली विशेषताएं तो यही है, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन आप देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता ही है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने मद्रास, दूसरी इसकी विशेषताएं ये है, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। तीसरी जो विशेषताएं हैं, अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गया। चौथी विशेषताएं देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। यहाँ से प्रयास शुरू हुआ, इसमें आगे भी कुछ चीज़ें दी गई है जो अगले एक्ट में हम पढ़ेंगे। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण
इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और यह जो है आगे जाकर बना 1833 चार्टर अधिनियम। इस चार्टर अधिनियम के तहत ही ऐसी व्यवस्थाएं कर दी गई कि भारतीयों को भी सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता के तहत चयन किया जा सकता था। देखते हैं इसमें क्या क्या खास विशेषताएं हैं। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार थी। अधिनियम की विशेषताएं: इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया। इसके तहत परिषद में 6 पार्षद जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। विधान पार्षद किसे कहा गया? 6 पार्षद जो जोड़े गए थे, याद रखिएगा। इसने विधान पार्षद, दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी प्रक्रिया की जरूरत थी। दूसरी इसकी विशेषताएं: इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था शुभारंभ किया। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली ये भी आ सकता है कि कौन से अधिनियम में सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया? तो आंसर आपका होना चाहिए चार्टर अधिनियम 1853। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और इसके संबंध में मैकाले समिति का नियुक्ति भी किया गया। तीसरी इसकी विशेषताएं: इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। इस तरह से यह पहला जो पार्ट था वो ख़त्म हुआ। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।